है, उसमें आपकी 2 यूनिट आ रही है, यूनिट 1 और यूनिट 2। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला है पोलर फॉर्म, ठीक है। सेकंड वन इज पावर्स एंड रूट्स, एनालिटिकल फंक्शन, सीआर इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशंस कौन कौन सी होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, डी मोवियर्स थ्योरम, सिंगुलैरिटीज और उसके जीरोस, और लाइन इंटीग्रल, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला और उसकी थ्योरम भी, साथ ही साथ टेलर सीरीज। एक मैक्लॉरिन सीरीज भी है, बट एज सच वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी टेलर सीरीज है, तो मैं सिर्फ टेलर सीरीज कराऊंगा। बाकी मैक्लॉरिन सीरीज अगर आपको करनी हो तो आप अपने तरफ से कर सकते हैं, बट इतनी इंपॉर्टेंस उसकी नहीं है जितनी टेलर सीरीज की है, क्योंकि सेकेंड यूनिट का हमारे पास लॉरेंस सीरीज भी है, तो उसको इसको मैं ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा एज कम्पेयर टू मैक्लॉरिन सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक मैंने कुछ आपके लिए लिख के रखा हुआ है, देखो। सबसे पहली चीज कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं बात करूँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर z से डिनोट किया जाता है, जिसको मैं x प्लस आयोटा y भी शो कर सकता हूँ, ठीक है। तो z से हम इसको डिनोट करते हैं स्मॉल z से, और x प्लस आयोटा y इसकी वैल्यू होती है। अब तीन प्रॉपर्टीज होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। सबसे पहली कॉन्जुगेट, देन सेकंड वन इज मॉड्यूलस एंड थर्ड वन इज आर्गुमेंट। एक एक करके सब चीजों को पढ़ते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। अगर मेरे को इसका कॉन्जुगेट करना है, सबसे पहली बात कॉन्जुगेट दिखता कैसे है, z के ऊपर बार। क्या दिखता है, z के ऊपर बार। z के ऊपर बार का मतलब z का कॉन्जुगेट हो रहा है। और कॉन्जुगेट में होता क्या है, कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। क्या होता है, साइन चेंज। मतलब अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। याद रखना सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का होता है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता। बार बार गलती भी हो सकती है कभी कभार। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ मैंने, क्या कि z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा दिया हुआ है, तो इसका z कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 माइनस 3 आयोटा, मतलब प्लस 3 आयोटा से माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। फटाफट दूसरा देख लेते हैं, माइनस 4 प्लस 6 आयोटा दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। देखो माइनस 4 अभी भी माइनस 4 है, बट जो प्लस 6 आयोटा था वो माइनस 6 आयोटा में चेंज हो गया, ठीक है। सेकंड थिंग, मॉड्यूलस क्या होता है। मॉड्यूलस में हम क्या करते हैं बेसिकली, एक तो मॉड्यूलस हमने मैथ्स में पढ़ा होता है, जो हमें नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव में आउटपुट देता है। यहाँ पर क्या होता है, अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो अगर मुझे उसका कॉन्जुगेट सॉरी मॉड्यूलस निकालना है, तो मॉड z की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का वाई स्क्वायर। अब देखो मैं क्या कह रहा था, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो अगर हमसे वो उसका रियल पार्ट पूछेगा, रियल पार्ट कैसे पूछता है, आर ई ऑफ जेड। तो आर ई ऑफ जेड क्या है इसके अंदर x, और इमेजिनरी पार्ट पूछना हो तो वो कैसे पूछता है, आई एम जी जेड क्या होता है 1। तो इस चीज का खास ध्यान रखना, ठीक है। इतनी बात समझ आती है मेरे को साफ साफ। अब देखो इसके अंदर मॉड्यूलस के अंदर एक एग्जांपल था क्या, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आल्फा वाई। तो जब मैं इसका मॉड्यूलस निकालना चाहूंगा यानी कि मॉड z, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा है। एक एग्जाम्पल मैंने फिर से क्या लिया, 4 प्लस 3 आयोटा। तो मॉड z क्या होगा, मॉड z में पहले तो 4 का स्क्वायर दैट इज 16, 3 का स्क्वायर दैट इज 9। अब किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि आयोटा का स्क्वायर क्यों नहीं हुआ, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, मैं वैल्यू भी चलो बता ही देता हूँ जिसको नहीं पता। आयोटा की जो वैल्यू होती है रूट में -1 होती है, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस ऑफ आयोटा, एंड आयोटा की पावर 4 इज 1। इसके बाद ये सारी की सारी वैल्यूज रिपीट होती है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अच्छा, अब बात ये आती है कि अच्छा चलो ये भी बता ही देता हूँ, थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर आया क्यों। कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए आया था कि रूट में नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्कवरी हुई थी कि रूट में नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट करने के लिए आयोटा की वैल्यू ही फिक्स कर दी, किससे, रूट में -1 से, जिससे आगे चीजें फर्दर और सॉल्व हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ से हुआ क्या, 16 प्लस 9 क्या हो गया, रूट में 25, एंड रूट में 25 मतलब 5, देयरफॉर मॉड्यूलस क्या आया, 4 प्लस 3 आयोटा का इज 5। नेक्स्ट वन इज आर्गुमेंट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर कभी कभार छोटा मोटा क्वेश्चन भी आ जाता है मिड टर्म में, या फिर एंड टर्म में भी कह सकते हैं, छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है। देखो होता क्या है, पॉजिटिव रियल एक्सिस से बनने वाला एंगल, मतलब जो इंक्लिनेशन एंगल होता है, याद रखना किससे, पॉजिटिव रियल एक्सिस से। अच्छा, एक हमने पढ़ा होता है, क्या होता है ये, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस, इतनी बात तो हमने पढ़ी होती है। बट जब यही बात हम किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में कर रहे होते हैं,
तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा प्लेन का नाम भी चेंज हो जाता है, दैट इज आवर आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन ही नाम क्यों पड़ा, कि साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने डिस्कवर किया था इस प्लेन को, जिन्होंने इनके बारे में डिस्कस किया था, उनका नाम ही आर्गन था। तो इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन में डिफरेंस क्या होता है कार्टेशियन प्लेन से, इस वाली एक्सिस को क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस, एंड दिस वन इज इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस हो गई और रियल एक्सिस हो गई। तो मैंने क्या बोला, आर्ग्यूमेंट में पॉजिटिव रियल एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस मतलब देखो जैसे नंबर लाइन होती थी तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस होगी, यहाँ पे नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस होगी। मैंने बोला कि आर्ग्यूमेंट में पॉजिटिव रियल एक्सिस से बनने वाला इंक्लिनेशन एंगल ही क्या होगा, आर्ग्यूमेंट। अब चाहे चलो अब आगे दिखाता हूँ क्या हो सकता है, मेरा इससे मतलब क्या था, बस ये याद रखना, पॉजिटिव रियल एक्सिस से बनने वाला इंक्लिनेशन एंगल ही आर्ग्यूमेंट कहलाता है, और कोई भी एंगल आर्ग्यूमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। जैसे अब देखो, यहाँ पर एक एग्जांपल है क्या, मैंने यहाँ बताया हुआ है कि ये रियल एक्सिस है, ये एक इमेजिनरी एक्सिस है। आर्गन प्लेन क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। अगर मैं आर्गन प्लेन में फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ तो याद रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू जो होती है एज इट इज, थीटा किसके इक्वल आता है, जो लिखा हुआ है इंक्लिनेशन, क्योंकि पॉजिटिव रियल एक्सिस से बन रहा है तो एंगल हमेशा ऐसे ही जाएगा। अच्छा, अभी डिफरेंस समझ आने लग जाएगा। अच्छा, जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में पहली बात तो एंगल कुछ यहाँ बनेगा। ठीक है, तो एंगल मैंने क्या बताया, हमेशा कहाँ से बनता है, पॉजिटिव रियल एक्सिस से। अच्छा, बट हमारे लिए थोड़ा डिफरेंस क्या पड़ेगा, हम पता क्या करेंगे हमेशा, हम इस छोटे वाले एंगल को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, बट ऐसा नहीं होता। अगर इसको तुम फाइंड भी कर लोगे, वैसे इसकी जरूरत हमें है, हम क्या करते हैं, यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर वहां से हमें थीटा कैसे मिलता है, थीटा मिलता है पाई माइनस अल्फा करके। पाई माइनस अल्फा ही क्यों भैया, ध्यान से देखो, ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल मतलब पाई, तो पाई में से जब मैं अल्फा माइनस कर दूंगा तो मुझे ये रिमेनिंग थीटा मिल जाएगा। तो इन सब का मोटिव सिर्फ इतना ही था। ठीक है, अब देखो, थोड़ा स्लाइड्स को सही कर देते हैं। चलो, अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं, थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास अब क्या आ गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्लॉटिंग आ गई है। कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा क्या, जब ये पॉजिटिव रियल एक्सिस से यहाँ पर बनेगा तो इसकी जो वैल्यू होगी ना, अब पहले वहां क्या बन रहा था, यहाँ बन रहा था पाई माइनस अल्फा, यहाँ क्या बनेगा बताओ, यहाँ पर क्या बनेगा। चलो इससे भी पहले पहले इसकी बात कर लेते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे ये वाला एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने प्लेन पर प्लॉट कर दिया। ठीक है, प्लॉट करने के बाद अब हुआ क्या, पॉजिटिव रियल एक्सिस फिर से कहाँ से कहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक। तो अब जो इसका वैल्यू आती है ना, वो हमेशा किसके इक्वल आती है, माइनस ऑफ अल्फा कह सकते हैं। मतलब थीटा जो आएगा माइनस ऑफ अल्फा, मतलब हमेशा हम क्या करेंगे, हम इसको तो निकालेंगे नहीं, है ना, इसको तो हम निकालेंगे नहीं, हम किसको निकालेंगे, ये थोड़ा अल्फा ही लग रहा है, इसको हटा देता हूँ, ये क्रॉस बना रहा था मैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस छोटे वाले एंगल को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, दैट इज आवर अल्फा। तो इस अल्फा की जो भी वैल्यू आएगी ना, जब उसमें मैं नेगेटिव लगा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, दैट इज माई इंक्लिनेशन एंगल, यानी कि आर्ग्यूमेंट। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट की भी बात कर लेते हैं। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में होता क्या है, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। हम्म, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ मैंने क्या बताया, थीटा किसके इक्वल आता है, माइनस ऑफ अल्फा के, और अल्फा क्या है, अल्फा है ये। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज क्या आती है, इसमें वैल्यू आती है माइनस पाई प्लस अल्फा, क्या आती है, माइनस पाई प्लस अल्फा। तो इस चीज का ध्यान रखना, सेम कॉन्सेप्ट है जो भी बताया था मैंने, फालतू की चीजें बता देता हूँ। चलो, इतनी बात भी समझ आती है। अब हमारे पास, मैंने कंक्लूजन यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। हाँ, ये कंक्लूजन है पिछली स्लाइड का जो मैंने बताया था पूरा, तो इस चीज को भी एक बार दोबारा देख लेना। टाइप्स ऑफ फॉर्म, तीन तरीके की फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। जनरल फॉर्म जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, है ना, ये हमारी जनरल फॉर्म होती है। और पोलर फॉर्म क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, ये मैं भी बताता हूँ। सबसे पहली चीज, जनरल फॉर्म कैसे दिखती है, मैंने बताया अभी जस्ट पीछे की z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जो कि हम अभी तक जनरली हर जगह पढ़ते आ रहे हैं, कि जिसमें हमारा रियल पार्ट क्या है बेटा, रियल पार्ट है x, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट है y। याद रखना, इमेजिनरी पार्ट में हमेशा आयोटा नहीं आता, सिर्फ आयोटा के साथ लिखा हुआ कोफिशिएंट, यानी कि जो y है ना, वो इमेजिनरी पार्ट में कैलकुलेट होता है। अच्छा, पोलर फॉर्म क्या होती है, पोलर फॉर्म सिंपल होती है r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, जिसके अंदर जो मेरा रियल पार्ट होता है वो क्या होता है, r cos थीटा, और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, r sin थीटा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि r sin थीटा के साथ आयोटा नहीं आएगा, आयोटा नहीं आता इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करते हुए। अच्छा,
एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है z इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आयोटा थीटा। क्या होती है? आर ई टू द पावर आयोटा थीटा। अब कुछ नोट्स में मैं दिखा देता हूँ, मेरे खुद के जो नोट्स हैं उसमें कैसे मैंने लिखा हुआ है, ये आपके साथ शेयर हो जाएंगे। ये एनालिटिकल फंक्शन है, थोड़ा नीचे आ जाते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग ये है सारा। देखो ये छोटी छोटी जो बातें भी मैंने बताई वो सारी की सारी यहाँ लिखी हुई हैं कि x प्लस आयोटा वाई होता है, आयोटा की वैल्यू माइनस रूट में आयोटा होती है, आयोटा स्क्वायर इज -1, combination of real part and imaginary part forms a complex number, iota is known as imaginary unit, complex number is generally denoted by z, z is equals to x plus iota y। मॉड्यूलस की बात हो गई, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म सेम वही, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म भी ये हो गई, ठीक है। इस चीज का खास ध्यान रखना, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर e टू द पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जो अभी हमने वहां पढ़ा ना कि z इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आयोटा थीटा। तो यहाँ पर बेसिकली बताता हूँ होता क्या है। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम उसकी पोलर फॉर्म की बात करें तो कुछ इस तरीके की होती है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना। तो जब इसको मुझे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना होता है ना, मैं सिंपली क्या करता हूँ, जो ये पूरी वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू को e टू द पावर आयोटा थीटा से रिप्लेस कर देता हूँ। तो यही मेरी क्या बन जाती है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बन जाती है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इस चीज का ध्यान रखना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाती है। बाकी इतना कुछ खास है नहीं, ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, बट मैंने एक जनरल वे के लिए बता दिया। कभी कभार वैल्यूज पुट करने के लिए तुम्हें समझ नहीं आएगा कि e टू द पावर आयोटा थीटा है क्या। तो e टू द पावर आयोटा थीटा इज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो तीन चार फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। अच्छा, उससे भी पहले डी मोवियर्स थ्योरम देख लो। डी मोवियर्स थ्योरम क्या होती है? देखो डी मोवियर्स थ्योरम आई इसलिए थी कि हमें पता नहीं लग रहा था कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर दी हुई है, लेट सपोज किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर दी हुई है, तो उससे डील कैसे करना है। तो उस चीज का सोल्यूशन क्या था? डी मोवियर्स थ्योरम। डी मोवियर्स थ्योरम कहती क्या है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई क्या है? एक कार्टेशियन फॉर्म है। क्या है? कार्टेशियन फॉर्म। और z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज पोलर फॉर्म। और z इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आयोटा थीटा इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखो हुआ क्या, जब x x प्लस आयोटा y किसके इक्वल है? r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। यहाँ से जो मैंने पीछे बताया था ना कि x की वैल्यू क्या है, मतलब रियल पार्ट की वैल्यू क्या थी पोलर फॉर्म में? r cos थीटा। और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या थी? r sin थीटा। सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो मैंने क्या बताया, देखो जैसे z की पावर n, मतलब अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर चाहिए होती है तब मुझे क्या चाहिए होता है? डी मोवियर्स थ्योरम। यहाँ पे भी मैंने क्या किया, z की पावर n ले ली, तो इस पूरे की पावर क्या हो गई? n हो गई। अब डी मोवियर्स थ्योरम करता क्या है, इस पावर को ना, जो पावर बाहर लिखी हुई थी, इसको अंदर शिफ्ट कर देता है। जैसे देखो ये n था, तो n क्या हो जाता है? अंदर शिफ्ट हो जाता है, cos n थीटा और i sin n थीटा। तो बस इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा अभी तो ये वैल्यू चलो पॉजिटिव थी, जब ये वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, जैसे पावर हो गई नेगेटिव माइनस एन, तो माइनस एन अंदर आ गया, तो कॉस ऑफ माइनस क्या होता है? प्लस। और जब साइन के साथ नेगेटिव थीटा होता है तो क्या जाता है? साइन का माइनस जो होता है वो बाहर आ जाता है। ये तो बेसिक 11th क्लास में पढ़ा होता है कि जब कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है तो ये कॉस थीटा आ जाता है, और जब साइन ऑफ माइनस थीटा होता है तो माइनस ऑफ साइन थीटा आता है। आई होप इतनी बात तो समझ आती होगी। वही सेम चीज यहाँ भी की गई है डी मोवियट थ्योरम में। तो अगर कभी भी नेगेटिव पावर दिखे तो उससे कंफ्यूज मत होना। बस थोड़ा सा सिमिलर चेंज क्या आएगा कि जब वो कॉस वाले कंपोनेंट में आएगा तो कॉस में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट जब साइन वाले के साथ आ जाएगा तो बीच का पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव बन जाता है। अच्छा यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको एक बार आप गो थ्रू हो जाना। क्वेश्चन इजी है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कुछ और चीजों को। अच्छा ये है जनरल पावर, कभी कभार एग्जाम में आ जाता है, मतलब आ ही जाता है अगर मैं कहूँ तो, चांसेस हैं इसके भी। तो जनरल पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? जैसे जनरल पावर का मतलब है कि z की पावर कोई भी एक कांस्टेंट दी हुई है, z की पावर कोई भी एक कांस्टेंट दी हुई है, तो मैंने क्या करा, उस z की पावर कांस्टेंट को w के इक्वल रखा। अच्छा अब मैंने क्या करा, दोनों तरफ log ले लिया, तो जब मैंने log z की पावर c और log w करा तो हुआ क्या, इस log ने क्या करा, इस c को आगे ले आया और log z हो गया और log w हो गया। यहाँ से अगर मैं w की वैल्यू निकालना चाहूँ तो e टू द पावर c log z,
ये क्या हुई, इस डब्ल्यू की वैल्यू, और डब्ल्यू था किसके इक्वल, इस जेड की पावर सी के। तो इस चीज का ध्यान रखना, कभी कभार आ जाता है क्वेश्चन। जैसे देखो यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, एग्जांपल क्या है, आयोटा की पावर आयोटा दे रखी है एग्जांपल में, तो इसका आंसर कैसे निकाला, देखो ई टू दी पावर आई लॉग आई, ई टू दी पावर आई लॉग आई, ध्यान से देखो, यहाँ पर सी क्या था, आई, तो सी की जगह पर यहाँ क्या आ गया, आयोटा, लॉग अभी भी सेम है, और आई क्यों आया, क्योंकि बेस में भी क्या था, आई था। तो ये कहाँ से आया, ये समझ आ गया होगा, आई ई टू दी पावर आई लॉग आई, उसके बाद डब्ल्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी, आई ई टू दी पावर आई लॉग 1 प्लस आयोटा पाई बाय 2 प्लस 2 n पाई। अच्छा, याद रखना ये जो स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर अ जनरल पावर। जैसे एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे नीचे दिखाता हूँ, नीचे क्या क्वेश्चन है, नीचे सेम क्वेश्चन एक और दे रखा है कि 1 प्लस आयोटा की पावर 2 माइनस आयोटा दे रखी है। तो ध्यान से देखो, जो सी था वो अभी भी वैसा ही है, लॉग को ln लिख लिया, नेचुरल लॉग, और 1 प्लस आयोटा। अब देखो, जो हमारा सी होता है ना वो बाहर लिखा जाता है, और ये जो वैल्यूज है अंदर की, ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दी जाती है, किसके अंदर, पोलर फॉर्म में। और जब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम वैल्यूज को पुट डाउन करते हैं ना, तो हमारे पास बेसिक आंसर जो आता है वो ये आता है। एक बार इससे गो थ्रू हो जाओगे तो सब समझ आ जाएगा, बेसिक 11th क्लास का है, मैं नहीं चाहता कि इस पर टाइम वेस्ट हो, तो एक बार ये नोट्स जो मैंने दिए हुए हैं इनसे गो थ्रू हो जाना, नहीं आना तो पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, अब कुछ बेसिक और बात कर लेते हैं, रूट्स जीरोस थोड़ा ऊपर करते हैं। अब देखो, सबसे पहली चीज, एनालिटिकल फंक्शन क्या होता है। एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है ना, अगर उसको एनालिटिकल होना है, तो चलो एनालिटिकल होने से पहले भी आर्ग्यूमेंट की बात हम कर चुके हैं, ठीक है, थोड़ी सीआर इक्वेशन देख लेते हैं, ये भी। अच्छा, एनालिटिकल फंक्शन को याद रखना, कभी कभार आपसे ये भी बोल सकते हैं कि वो रेगुलर फंक्शन भी कहलाता है और होलोमॉर्फिक भी कहलाता है। क्या कहलाता है, एनालिटिकल फंक्शन ही क्या बोला जाता है, रेगुलर फंक्शन भी और होलोमॉर्फिक भी। अब देखो, हमारे पास जो सीआर इक्वेशन होती है ना, वो कुछ इस तरीके की होती है, क्या कि अगर जो डब्ल्यू है, अभी डब्ल्यू क्या है मैं आपको बताऊंगा, यू प्लस आयोटा भी दे रखा है, तो जब मैं डेल यू बाय डेल एक्स करूँ, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसी यू का जब डेल यू बाय डेल वाई करूँ, मतलब इसी यू का जब पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करूँ, तो किसके इक्वल आना चाहिए। देखो मैं कैसे याद रखता था, कभी कभार ना कंफ्यूजन हो जाता है पेपर के अंदर, तो सबसे पहले यू का डिफरेंस मतलब वो कर लो, पार्शियल डेरिवेटिव विद एक्स और वाई, फिर जब वाई का करने बैठो ना, तो सबसे पहले बी का करोगे तो सबसे पहले वाई से करो, किससे करो, वाई से, और यहाँ पर जब करो तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, और यहाँ पर नेगेटिव लगा दो। ये हमारी क्या है, सी आर इक्वेशन, क्या है बेटा, सी आर इक्वेशन, क्या है ये, सी आर इक्वेशन है। तो फिर से बताता हूँ, जैसे u प्लस आयोटा भी लिखा हुआ है, सबसे पहले u का विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y कर लो एक लाइन में, उसके बाद जब b का करने बैठो तो सबसे पहले y से करो, देन x से करो, इससे कंफ्यूजन नहीं बढ़ेगा। वरना क्या होता है ना, b कहाँ आ रहा था, x कहाँ आ रहा था, y कहाँ आ रहा था, कुछ समझ नहीं आएगा। और याद रखना, ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये होना बहुत जरूरी है, और ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए बहुत मस्ट फॉर्मूला है, इसलिए मैंने इसको याद करने का तरीका भी बताया। पहले u का विद रिस्पेक्ट टू x, फिर y, फिर जब v का करने बैठो तो x के जहाँ सामने क्या था ना u वाला, उसके सामने पहले v का विद रिस्पेक्ट टू y करो, तभी इससे याद होगा। मैंने भी ऐसे ही याद किया था। अब आगे देखते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि एनालिटिकल फंक्शन हमें चेक कैसे करना होता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो मेरा सी आर इक्वेशन होती है वो दिखती कैसी है। तो सी आर इक्वेशन में सबसे पहले अगर किसी भी, चलो सी आर इक्वेशन भी छोड़ो, अभी सी आर इक्वेशन मैंने बताई थी। अब अगर मुझे कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है, तो मुझे पता कैसे लगेगा कि वो एक एनालिटिकल फंक्शन है या नहीं है। तो देखो, सबसे पहली बात जो मैं बताना चाहूँगा, जो कोई भी फंक्शन दे रखा है उसको डब्ल्यू के इक्वल लिख लो। अच्छा, डब्ल्यू ही क्यों भैया, और याद रखना जो डब्ल्यू है ना, वो यू प्लस आयोटा वी के इक्वल है। किसके इक्वल है, यू प्लस आयोटा वी के, वेयर यू इज रियल पार्ट। क्या है, यू इज रियल पार्ट, डबल एल आ गया, सॉरी, चलो दोबारा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यू क्या है, रियल पार्ट है, एंड वी इज इमेजिनरी पार्ट। क्या है, यू रियल पार्ट है और वी इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है, एफ जेड इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स ब्रैकेट में कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। अब देखो यहाँ पर स्पेसिफिकली अभी यहाँ ऐसे देख के पता नहीं लग रहा कि कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। सबसे पहली चीज, एफ जेड को किसके इक्वल ले लिया,
हमने क्या करा, इस e टू द पावर माइनस एक्स को पहले cos y से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे क्या मिला, e टू द पावर माइनस एक्स cos y, फिर e टू द पावर माइनस एक्स को ही sin y से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे क्या मिला, e टू द पावर माइनस एक्स आयोटा sin y। हुआ क्या, u की वैल्यू मिल गई और v की वैल्यू मिल गई। अब यहां से लगनी शुरू होती है क्या, सी आर इक्वेशन। देखो, अगर किसी भी फंक्शन को एनालिटिकल होना है तो उसको सबसे पहली चीज जो सी आर इक्वेशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करना पड़ेगा, सी आर इक्वेशन को। तो सी आर इक्वेशन कहती क्या थी, मैंने बताया था कि W इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी अगर लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या करो, u का विद रिस्पेक्ट टू x करो। क्या, याद रखना, u का विद रिस्पेक्ट टू x, फिर इसी u का विद रिस्पेक्ट टू y कर लो। ठीक है, u का विद रिस्पेक्ट टू x हो गया और u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y भी हो गया। अब नेक्स्ट थिंग इज v जो है, v का अब जब तुम पार्शियल डेरिवेटिव करोगे ना, तो सबसे पहले v का विद रिस्पेक्ट टू y कर लो। क्या कर लो, v का विद रिस्पेक्ट टू y, देन v का विद रिस्पेक्ट टू x कर लो, और याद रखना दोनों के बीच में पहले इज इक्वल्स टू लगा लेना और लास्ट में नीचे इस पे माइनस लगा लेना। दिस इज आवर सी आर इक्वेशन। अगर ये सी आर इक्वेशन फॉलो होती है वाइल प्रूविंग की एनालिटिकल फंक्शन है या नहीं है, अगर ये सेटिस्फाई होती है तो एनालिटिकल फंक्शन है, और एनालिटिकल नहीं होगा तो ये भी फॉलो नहीं होगी। मैंने बताया था एनालिटिकल फंक्शन को और भी चीजें बोलते हैं, क्या, रेगुलर फंक्शन और होलोमॉर्फिक। क्या बोलते हैं, रेगुलर फंक्शन और होलोमॉर्फिक। अब देखो, यहां से मैंने इस u की वैल्यू मिली, डेल यू बाय डेल एक्स करा, क्या मिला, ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस वाई। ठीक है, अब डेल यू मतलब u का विद रिस्पेक्ट टू y करा, तो क्या मिला, माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, तो सेम है। उसके बाद अब हुआ क्या, साइन y आ गया। क्या, कॉस का जब मैं करूंगा तो माइनस साइन आएगा, तो माइनस बाहर आ गया और ये साइन y हो गया। अच्छा, सिमिलरली विद y, v क्या है, सॉरी v का जब मैंने करा विद रिस्पेक्ट टू y, मैंने बताया था ना y का करा तो मिला क्या मुझे, ई टू दी पावर माइनस एक्स, और साइन का करो तो क्या मिला मुझे, कॉस मिला। विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब करूंगा तो मुझे क्या मिला, माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स। क्यों, जब एक्स का करने बैठा तो जो माइनस एक्स था उसने मुझे एक माइनस नीचे पकड़ा दिया, और साइन वाई का अभी भी साइन वाई ही रहा। तो अब चेक करो कि क्या मेरी सी आर इक्वेशन फॉलो हुई। सबसे पहली चीज देखो, डेल यू बाय डेल एक्स क्या डेल वी बाय डेल वाई के इक्वल है, तो वही दिख रहा है कि साफ साफ कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। कौन से, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, दैट्स वाई दे आर नॉट एनालिटिकल फंक्शन, दे आर नॉट एनालिटिकल फंक्शन। तो ये क्वेश्चन हो गया। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि क्या पता एक बार को आप लोगों को थोड़ा दिक्कत दे पेपर के दौरान, तो याद रखना, कॉस आयोटा वाई हमेशा, अगर जैसे क्वेश्चन में देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, एफ जेड दे रखा है साइन जेड के इक्वल, तो जेड की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस आयोटा वाई, पुट कर दिया। अब यहाँ से मैंने क्या आइडेंटिटी लगाई जो मैंने 11th क्लास में पढ़ी थी, साइन ए प्लस बी की, कि साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी लगाने के बाद जो कॉस आयोटा वाई होता है ना, उसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, कॉस एच वाई। अभी हाइपरबोलिक वाई लिखा हुआ है, हाइपरबोलिक का मतलब मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करो, अभी आंसर मिल जाएगा आपको। अब v की जो वैल्यू है, v की वैल्यू क्या आएगी बेटा, जो मैंने बताया था v होता है इमेजिनरी पार्ट, तो इस आयोटा को हटा के बचा हुआ सारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो साइन हाइपरबोलिक ऑफ y cos x। अच्छा, हाइपरबोलिक ऑफ y कहां से आया, मैंने बताया साइन आयोटा y किसके इक्वल होता है, आयोटा साइन हाइपरबोलिक y के। किसके, आयोटा साइन हाइपरबोलिक y। ये एक नोट की तरह लिख लेना, अभी मैं 3-4 चीजें और लिखवाऊंगा फंक्शन की, उनमें इनको भी पुट डाउन कर लेना, बाकी नोट्स में ये आपके पास पहले से ही है। अब डेल यू बाय डेल एक्स क्या होता है, जब मैंने इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करा, किसका, u का, तो मुझे क्या मिला, cos x cos हाइपरबोलिक y। क्या मिला, cos हाइपरबोलिक ऑफ y। अच्छा, अब डेल यू बाय डेल वाई करा, तो डेल यू बाय डेल वाई मतलब u का विद रिस्पेक्ट टू y क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव। क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव। तो साइन x और साइन हाइपरबोलिक ऑफ y, cos का क्या बन गया, साइन हाइपरबोलिक y। अब डेल v बाय डेल y मतलब v का विद रिस्पेक्ट टू y, तो cos x तो सेम रहा, तो जब मैंने साइन h मतलब हाइपरबोलिक y किया तो क्या मिला, cos हाइपरबोलिक y। तो v का विद रिस्पेक्ट टू x करा तो क्या मिला, माइनस साइन ऑफ x और साइन हाइपरबोलिक ऑफ y। अब चेक करो कि क्या ये फंक्शन सी आर इक्वेशन को फॉलो कर रहा है या नहीं, मतलब डिफरेंशिएशन मतलब पार्शियल डेरिवेटिव करने के बाद सबसे पहला काम यही है कि चेक करो कि जो मैंने कंडीशन बताई थी सी आर इक्वेशन की, क्या वो फॉलो हो रही है या नहीं हो रही। तो सी आर इक्वेशन को याद रखना कॉची रीमन इक्वेशन भी बोलते हैं। तो हुआ क्या, ध्यान से देखो, डेल यू बाय डेल एक्स डेल वी बाय डेल वाई के इक्वल है, हाँ भैया पूरा का पूरा इक्वल है, तो पहली कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। दूसरी, डेल यू बाय डेल वाई क्या डेल वी बाय डेल एक्स के इक्वल है, वो भी माइनस में, क्योंकि मेरे पास सी आर इक्वेशन में क्या होता है, यहाँ पर माइनस होता है, याद रखना।
तो ध्यान से देखोगे सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है कि ये तो पूरा का पूरा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव में है। इसका मतलब जो सी आर इक्वेशन है इस बार फॉलो हो रही है। तो पेपर में याद रखना एनालिटिकल फंक्शन के सबसे पहले u और v निकालो। u का विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, v का पहले विद रिस्पेक्ट टू y करना, फिर विद रिस्पेक्ट टू x, फिर सी आर इक्वेशन को चेक करना। उसके बाद पता लग जाएगा कि फंक्शन एनालिटिकल है या नहीं है। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ आती हो। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और। अच्छा, आप कुछ चीजें नोट डाउन कर लो, स्लाइड्स पर आ जाते हैं थोड़ा सा। चलो स्लाइड्स पर आ जाते हैं, मैं कुछ चीजें लिखवा देता हूँ, इसे नोट डाउन कर लेना। सबसे पहली चीज, फॉर्मूले एक साथ ही लिखवा देता हूँ, मैं यही लिखवा देता हूँ सारे, कि जो सी आर इक्वेशन होती है मतलब कॉची रीमन इक्वेशन, वो कैसी होती है। कॉची रीमन इक्वेशन होती है डेल यू बाय डेल एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, डेल वी बाय डेल वाई के, और डेल यू बाय डेल वाई किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल एक्स। ये क्या होती है, कॉची रीमन इक्वेशन। अच्छा, अभी के लिए एक लाप्लास इक्वेशन भी होती है, उसको भी याद रखो। क्या होती है, लाप्लास इक्वेशन। कोई पूछे तो क्या होती है, पेपर में भी लाप्लास इक्वेशन अगर प्रूफ करने को आ जाए तो कुछ नहीं करना, क्या करना होता है, डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या करना होता है, डबल डिफरेंशिएशन। मतलब u का ही एक बार x से और एक बार y से डबल डिफरेंशिएशन, और इन सब का सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये क्या होती है, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है, सीधी सिंपल बात। अब कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखवा देता हूँ। सबसे पहला होता है सर्कुलर फंक्शन। कौन सा होता है, सर्कुलर फंक्शन। अच्छा, इन फंक्शंस को लिखवाने का मोटिव सिर्फ इतना है, पेपर में कभी कभार क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, अब वो तुम्हें डायरेक्टली लिख देगा कि सर्कुलर फंक्शन है, तो तुम्हें पता होना चाहिए सर्कुलर फंक्शन के अंदर कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। तो उसी चीज को मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ। तो जो सर्कुलर फंक्शन के अंदर कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है ई टू दी पावर आयोटा थीटा प्लस ई टू दी पावर माइनस ऑफ आयोटा थीटा अपॉन में 2। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, साइन थीटा होता है ई टू दी पावर आयोटा थीटा माइनस ई टू दी पावर माइनस ऑफ आयोटा थीटा। ठीक है, अपॉन में 2 आयोटा। याद रखना ये किसके कौन से फंक्शन है, सर्कुलर फंक्शन। अच्छा, अगली चीज है हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन। कौन सा, हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन, अभी पीछे मैंने बताया था हाइपरबोलिक फंक्शन कैसे दिख रहा था, कुछ ऐसा, कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, कॉस साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। तो इसी को क्या बोलते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन। अब इनकी कुछ वैल्यूज भी जान लेते हैं कि क्या होती हैं। तो वैल्यूज लिखो, वैल्यूज क्या होती हैं, कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स की एक्चुअल जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ई टू द पावर ऑफ एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाय 2। क्या होती है, बाय 2। देन साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, ए टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स बाय 2। ये क्या होती है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और ये क्या होती है, साइन हाइपरबोलिक एक्स। अच्छा, एक और फंक्शन है, कौन सा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। स्लाइड्स की कमी नहीं है, यहीं पे लिखवा देता हूँ। तीसरा क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कॉस साइन भी होगा। तो इसमें जो कॉस की वैल्यू होती है, कॉस जेड जो होता है वो इक्वल होता है ई टू द पावर आयोटा जेड प्लस ई टू द पावर ऑफ माइनस आयोटा जेड अपॉन 2। और साइन जेड की अगर मैं बात करूं तो साइन जेड की जो वैल्यू होती है वो होती है ई टू द पावर आयोटा जेड माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ आयोटा जेड बाय 2 आयोटा। ये होती है किसकी वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर। अच्छा, अब तीन स्टैंडर्ड एक्सपेंशन कह सकता हूं मैं, तीन स्टैंडर्ड एक्सपेंशन जो पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कहूं तो उनमें पूरे पे काम आएंगी, अभी क्वेश्चंस में भी दिखेगा। तो इन चीज को मैं डायरेक्टली अभी आपको नोट डाउन करवा दे रहा हूँ। तो मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पर, स्टैंडर्ड एक्सपेंशंस क्या होती हैं, स्टैंडर्ड एक्सपेंशंस। स्टैंडर्ड एक्सपेंशंस में सबसे पहला किसका, कॉस ऑफ जेड। कॉस ऑफ जेड किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ जेड इक्वल होता है 1 माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस, सॉरी प्लस, ऑल्टरनेट साइंस आते हैं, 4 फैक्टोरियल माइनस जेड की पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल प्लस। अच्छा, दूसरा लिखवा देता हूँ, फिर सब में थोड़ा पैटर्न समझाऊंगा कैसे है। साइन जेड क्या होता है, जेड माइनस जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस, याद रखना ये क्यूब है, ठीक है, और ये भी 3 है, और z की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस, यहाँ फिर से माइनस आएगा, माइनस z की पावर 7
माइनस जेड की पावर 7/7 फैक्टोरियल। नाउ लास्ट बट क्वेश्चन इसी के ऊपर आता है ज्यादातर, e टू द पावर ऑफ जेड, इसका एक्सपेंशन क्या होता है? ये बहुत सिंपल है, 1 + z + z² बाय 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस आगे कंटिन्यू होता रहता है। अब देखो स्टैंडर्ड एक्सपेंशन का थोड़ा सा पैटर्न जान लो। पैटर्न देखो कुछ इस तरीके का है। अगर मैं कॉस जेड की बात करूं, सबसे पहली चीज 1 से स्टार्ट होगा, और तो और कॉस में जो मल्टीपल्स चलेंगे वो 2 के चलेंगे, और कैसे चलेंगे? ऑल्टरनेट साइन से। जैसे सबसे पहले आ गया +1, तो अगला जो टर्म आएगा वो माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में। अब माइनस में आ चुका है तो अगला टर्म होगा 2 का मल्टीपल, जैसे पहले आ चुका है z² बाय 2 फैक्टोरियल, और जितनी पावर होगी उतना नीचे फैक्टोरियल आएगा। तो पहले -z² बाय 2 फैक्टोरियल आया, तो अब प्लस z की पावर 4/4 फैक्टोरियल आएगा। चलो इतनी वैल्यूज आ गई। अब प्लस आया तो अगला टर्म ऑब्वियसली क्या आएगा? नेगेटिव, z की पावर 6/6 फैक्टोरियल। ये आगे कंटिन्यूएशन में चलते जाएंगे। जैसे अगर z की पावर 6 के बाद अगला टर्म आएगा प्लस में z की पावर 8/8 फैक्टोरियल, जितनी पावर उतना नीचे फैक्टोरियल, ऐसे याद रखना। अब थोड़ा सिर्फ कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब साइन जेड में क्या होता है? स्टार्टिंग होती है किससे? विद जेड। जेड में क्या होता है? याद रखना, कॉस जेड में मल्टीपल ऑफ क्या चल रहे थे? इवन नंबर्स, मतलब इवन नंबर्स कह सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा? ऑड नंबर्स चलेंगे। ऑड नंबर्स मतलब जेड की पावर 3, जेड की पावर 5, जेड की पावर 7। इसका मतलब ऑब्वियसली अब अगला टर्म क्या होगा? जेड की पावर 9, और जितनी पावर उतना नीचे फैक्टोरियल। और यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, क्या? साइन जैसे जेड का पॉजिटिव था तो अगला नेगेटिव है, देन अगला पॉजिटिव, देन अगला नेगेटिव। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं ई टू द पावर ऑफ एक्स। ई टू द पावर ऑफ एक्स में ठीक है, ई टू द पावर ऑफ जेड में सबसे पहला आता है 1, सिंपल है। फिर z² बाय 2 फैक्टोरियल, देन z³ बाय 3 फैक्टोरियल। और याद रखना इसमें साइन हमेशा पॉजिटिव आता है, हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। अब थोड़ा आगे देखते हैं। अब कुछ लॉगरिथमिक फंक्शन है जो आपको नोट्स में दिखाता हूं मैं, आगे देखते हैं। देखो अब इसके अंदर देखो, इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन आप लोगों को दिखाता हूँ। ये तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यूनिट 2। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने बता दिया आप लोगों को, कॉम्प्लेक्स नंबर बता दिया, कार्टेशियन फॉर्म बता दी, सर्कुलर फंक्शन के बारे में बता दिया, डी मोवियर्स थ्योरम आप लोगों को बता दी क्यों यूज होती है। क्वेश्चन उसका है ये रहा। नाउ ये स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है छोटा मोटा, तो ध्यान से देखो, यही समझा देता हूँ। z की जो वैल्यू है वो क्या होती है? x प्लस आयोटा वाई। क्या होती है? x प्लस आयोटा वाई। अगर इसी को पोलर फॉर्म में लिखूं तो क्या होती है? r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और जब इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो क्या होता है? r e टू द पावर आयोटा थीटा। क्या होता है? r e टू द पावर आयोटा थीटा। अब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबके आगे क्या लग गया? सबके आगे क्या लग जाएगा? लॉग लग जाएगा। सबके आगे जब मैंने लॉग लगाया तो दिख रहा होगा, जैसे ही सबके आगे लॉग लगा तो लॉग जेड, लॉग एक्स प्लस आयोटा वाई, लॉग आर ई टू द पावर आयोटा थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ आती है। अब आगे देखो, आगे क्या हुआ? जब मैंने मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब प्लस हो जाएंगी क्या? लॉग की पावर्स। लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो लॉग आर प्लस लॉग ई टू द पावर आयोटा थीटा। तो लॉग एक्स प्लस आयोटा वाई की जो वैल्यू आई वो क्या आई? लॉग आर प्लस, जब लॉग के साथ एक्सपोनेंट लग जाता है तो क्या हो जाता है? लॉग और एक्सपोनेंट दोनों हट जाते हैं, तो क्या आया नीचे? एज इट इज लॉग आर प्लस आयोटा थीटा। इसका मतलब लॉग एक्स प्लस आयोटा वाई की वैल्यू आ गई। अब आर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? अच्छा, पोलर फॉर्म में जो आर लिखा होता है ना बाहर, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कंफ्यूज मत हो ना। आई होप पता होगा। तो आर की जो वैल्यू निकलती है वो कुछ ऐसे निकलती है, x² प्लस y²। तो जब इसकी वैल्यू निकल जाएगी तो क्या होता है? अभी मैंने बताया आर की वैल्यू कैसे निकलती है, रूट में x² प्लस y²। तो चलो अब यहाँ से वैल्यू निकल चुकी है आर x² प्लस y² का रूट। और थीटा कैसे निकलता है बेटा? tan इनवर्स y बाय एक्स, tan इनवर्स y बाय एक्स। तो इन्हीं सब फॉर्मुलों को जाके मैंने कहाँ पुट कर दिया? इस इक्वेशन में, अगर मैं इसको फर्स्ट मानू तो जब मैंने पुट किया तो मुझे आंसर क्या मिला? ये। अब मेरे पास जो वैल्यू है ना एक्चुअल, वो आ चुकी है। क्या? जब मैं लॉग रूट में x² प्लस y² लिखूंगा तो रूट का मतलब पावर 1/2, वही चीज यहाँ लिखी है। यहाँ सेम है आयोटा tan इनवर्स y बाय एक्स। अब ये जो हाफ था ये आके कहाँ आ गया? आगे हाफ लॉग x² प्लस y² प्लस आयोटा tan इनवर्स y बाय एक्स। ठीक है, इतनी सी बात याद रखना। अब जो हमेशा आंसर आता है किसका? हमेशा लॉगरिथमिक, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना है
तो वो हमेशा किस फॉर्मूले से निकलेगा, याद रखना हमेशा इसी फॉर्मूले से निकलेगा जो मैंने अभी आप लोगों को लिखवाया। कौन सा, ये वाला। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि 2n पाई क्यों आया। बेटा थोड़े से ना मल्टीपल लिखने होते हैं। जैसे 2n पाई का मतलब है कि अगर जैसे वैल्यूज पुट करते रहो 0 1 2 3, हमेशा 2 का मल्टीपल आएगा। क्या आएगा, 2 का मल्टीपल। तो याद रखना लॉगरिथमिक अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना है तो लॉग एक्स प्लस आयोटा वाई किसके इक्वल होता है, हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2n पाई। थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड हुआ है और पहले से हमारे पास क्या था, tan इनवर्स y बाय एक्स। याद रखना 2n पाई प्लस tan इनवर्स y बाय एक्स है। जैसे कि अब ये नीचे वाला क्वेश्चन है, आप खुद देख सकते हो, कुछ नहीं दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था कि लॉग ब्रैकेट में माइनस लॉग आयोटा दिया हुआ है, ठीक है। तो लॉग पाई बाय 2 माइनस आयोटा पाई बाय 2 निकालना था। ये हमें शो करना था कि आपस में इक्वल है। सबसे पहले लॉग आयोटा की वैल्यू निकाली, क्या होगा, लॉग आयोटा मतलब 0 प्लस आयोटा, है ना। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पता होना चाहिए था ना। तो उससे मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला पुट करके ये वैल्यू पा ली। अच्छा, ये वैल्यू मिल गई। यहाँ से मुझे क्या मिला, लॉग आयोटा की वैल्यू मिल गई क्या, माइनस सॉरी आयोटा पाई बाय 2। अब माइनस लॉग आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा पाई बाय 2। अब लॉग इसका भी, क्योंकि देखो इसका तो हमने वैल्यू निकाल लिया, अब इसका भी मुझे लॉग दिया हुआ है, तो इसका जब मैंने यहाँ पर लॉग निकाला तो उसकी भी वैल्यू क्या आएगी, हाफ। जो पहले ऊपर का फॉर्मूला लगाया था सेम वही चीज है। तो आफ्टर सॉल्विंग ऑल ऑफ दिस आपको आंसर क्या मिलेगा, लॉग पाई बाय 2 माइनस आयोटा पाई बाय 2। तो प्रूफ करना था, क्या पता पेपर में भी आपको प्रूफ आ जाए। तो कुछ नहीं, बेसिक जो फॉर्मूला अभी अभी आपको मैंने बताया कि हाफ लॉग में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन उसके बाद आयोटा tan इनवर्स y बाय एक्स, और 2n पाई भी ऐड कर सकते हो क्योंकि वो इवन मल्टीपल्स के लिए आ जाता है, मतलब जनरल फॉर्मूला जाता है वो तो एक तरीके का। जनरल पावर की हम बात कर चुके हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बता चुका हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा रूट्स और किसको देख लेते हैं, जीरोस को देख लेते हैं। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट कैसे फाइंड आउट हो। सबसे पहली चीज कॉस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, रूट्स में कॉस थीटा इक्वल होता है कॉस 2k पाई प्लस थीटा। किसके बेटा, कॉस 2k पाई प्लस थीटा। जितने नोट्स बनाओगे, जितना पॉइंट्स को याद रखोगे, उतना पेपर में आसानी होगी। और मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे वहां पर दिमाग चलेगा, वरना यहाँ याद करके जाओगे वहां कुछ भी दिमाग में नहीं आएगा। अब के यहाँ पर याद रखना है क्या है, इंटीजर है। साइन थीटा क्या होता है, 2k पाई प्लस थीटा। तो बाय डीमोवियर्स, अच्छा बाय डीमोवियर्स क्यों लगा, क्योंकि रूट जैसे मान लो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे रूट दिया हुआ है, तो ये रूट जाके जैसे अगर स्क्वायर रूट है तो 1/2 बन जाता है, क्यूब रूट होता है तो क्या बन जाता है, 1/3 बन जाता है। तो जब मैं किसी का भी रूट लूंगा तो वो क्या बनेगा, 1/n, क्योंकि रूट तो कोई भी हो सकता है ना, क्या पता 6th रूट हो या फिर nth रूट बोलते हैं ना। तो ऐसे ही 1/n, क्या लिखा मैंने, 1/n पावर में। तो अभी मैं बता चुका हूँ कॉस और साइन की वैल्यू क्या है। तो कॉस की जगह 2k पाई प्लस थीटा, साइन का 2k पाई प्लस थीटा। तो जब मैंने इनकी पावर अंदर डाली तो क्या मिला, 2k पाई प्लस थीटा अपॉन एन और 2k पाई प्लस थीटा अपॉन एन। जैसे जैसे इसमें वैल्यूज पुट करता जाऊंगा मुझे क्या मिल जाएंगे, रूट्स किसके, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट मिल जाएंगे। अब देखो ये तो बेसिक था, इतना कुछ आता नहीं है। अच्छा पहली यूनिट की बात करूं अगर मैं आपसे बोलूं तो जो पोल्स वगैरह हैं ये सब आप थोड़ा स्किप भी कर सकते हो, वरना मैं नोट्स में इनको प्रोवाइड कर देता हूँ। आप एक बार इससे खुद ग्रोथ हो जाना, क्या जीरोस क्या होते हैं, ऑर्डर्स क्या होते हैं, बेसिक बेसिक पॉइंटर, रेगुलर पॉइंट क्या होता है। वन शॉट में इतना कुछ अगर मैं बताने बैठ गया तो फिर तो हो चुका। तो ये सब पॉइंट्स इसमें नोट डाउन है, क्वेश्चंस भी हैं। एक बार इससे गो थ्रू हो जाना कि रिमूवेबल सिंगुलैरिटी क्या होती है, क्या होता है क्या नहीं होता। तो अगर मैं फर्स्ट यूनिट की बात करूं तो क्वेश्चन एनालिटिकल का आ जाता है कभी कभार, टेलर सीरीज पक्का आती है, एक क्वेश्चन टेलर सीरीज का आएगा ही आएगा। और अगर मैं बात करूं, मैंने लिख के रखा है आपके लिए सी आर इक्वेशन, टेलर सीरीज आती है। कॉची इंटीग्रल थ्योरम जो मैं पीछे बताऊंगा उससे भी एक क्वेश्चन आता है। तो सारा सारा पढ़ के नहीं जाना, स्मार्ट स्टडी करनी है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कहाँ से आता है। तो इंपॉर्टेंट टेलर सीरीज पक्का आती है, कॉची इंटीग्रल थ्योरम जरूर आती है जो मैं अभी आगे पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। डी मोवियट से एक छोटा मोटा क्वेश्चन आया था, मतलब लग रहा होगा आपको समझ नहीं आएगा, एक आर्ग्यूमेंट से भी क्वेश्चन मिड टर्म में पिछली बार आया था। तो ये रिमूवेबल सिंगुलैरिटीज मतलब सिंगुलैरिटीज और जीरो वाला जो पॉइंट है, ये आप एक बार इससे नोट से गो थ्रू हो जाना। आई होप इतना समझ आ जाएगा, मैंने बहुत आसानी से सब कुछ समझाया हुआ है। और यूनिट 2 में जो रेसिड्यू या फिर पोल वाली चीजें हैं वो यूनिट 2 में मैंने समझाई हुई हैं। तो उस चीज की आप टेंशन मत लेना, करवाएंगे आपको सब। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिकल फंक्शन, कभी कभार ये क्वेश्चन भी आता है, थोड़ा बता देता हूँ कैसे है क्या नहीं है, क्वेश्चन से ही समझते हैं। अब
कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिकल फंक्शन का मतलब सिर्फ इतना है, पहले मुझे एनालिटिकल फंक्शन दिया होता था, अब मुझे क्या करना है, एनालिटिकल फंक्शन बनाना है। कैसे? जिसमें मुझे u दिया होगा v गायब होगा, v दिया होगा u गायब होगा। तो देखो हुआ क्या, अब इस क्वेश्चन में बोला हुआ है इफ u इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस माइनस 3xy स्क्वायर इफ इट इज रियल पार्ट ऑफ एनालिटिकल फंक्शन एफ जेड देन फाइंड एफ जेड। मतलब u दिया हुआ है जो कि एक रियल पार्ट है किसी एनालिटिकल फंक्शन एफ जेड का, देन फाइंड एफ जेड। तो हुआ क्या, सबसे पहली चीज याद रखना, ये लगता है क्या फॉर्मूला, क्या लगता है बेटा, ये फॉर्मूला लगता है, इसे मैं डार्क कर देता हूँ थोड़ा, ये फॉर्मूला लगता है। कौन सा? जो यहाँ लिखा हुआ है, किसके लिए है, रियल पार्ट के लिए। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट के लिए भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, तब तक आप इसे देख लो। देखो होता क्या है, डेल यू बाय डेल एक्स, थोड़ा इसे कम कर लेते हैं, हाँ मिटा लेता हूँ। देखो फॉर्मूला क्या कहता है, एफ जेड इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ फाइव वन जेड कॉमा जीरो माइनस आयोटा फाइव टू जेड कॉमा जीरो डी जेड प्लस सी। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, आई नो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। देखो हुआ क्या, जब मैं u का विद रिस्पेक्ट टू, सबसे पहले क्या करना है, x करना है, क्या करना है, u का विद रिस्पेक्ट टू x, u का विद रिस्पेक्ट टू x किया तो फाइव वन आएगा, उस फाइव वन में मुझे वैल्यू क्या पुट करनी है, x की जगह पर z और y की जगह पर जीरो। क्या करना है, डेल यू बाय डेल एक्स निकालना है, वो किसके इक्वल है, फाइव वन की। उस फाइव वन में क्या वैल्यू पुट करनी है, x की जगह पर z और y की जगह पर जीरो। देन डेल यू बाय डेल वाई निकालना है, क्या निकालना है, डेल यू बाय डेल वाई। वहां पर फाइव टू आएगा उससे, उस फाइव टू में x की जगह z और y की जगह पर जीरो। देखो जैसे ये क्वेश्चन था क्या, u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूंगा, तो देखो क्वेश्चन में जब मैं आगे बढ़ा तो डेल यू बाय डेल एक्स जब मैंने निकाला तो क्या मिला मुझे, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर। डेल वी बाय डेल वाई निकाला तो मुझे क्या मिला, माइनस सिक्स एक्स वाई। अच्छा, अब डेल यू बाय डेल एक्स में मैंने क्या बताया था, ये मेरे को मिल गया क्या, लिख देता हूँ, ये मिल गया मेरे को फाइव वन और ये मेरे को क्या मिल गया, फाइव टू। ठीक है, तो अब इस फाइव वन फाइव टू में मैंने क्या बताया, जहां पर एक्स है वहां क्या पुट करो जेड, जहां पर वाई है वहां क्या पुट करो जीरो। तो थ्री जेड स्क्वायर हो गया, ये वाली टर्म क्या हो गई, जीरो, ये हट गई। अब यहाँ पर क्या करना था, जब मैं वाई को ही जीरो पुट कर दूंगा तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी बेटा, जीरो। तो अकॉर्डिंग, अच्छा, जब कभी भी किसी भी एनालिटिकल फंक्शन का कंस्ट्रक्शन होता है उस मेथड को हम मिलने थॉमसन मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिलने थॉमसन मेथड। तो ऊपर का जो फॉर्मूला भी मैंने बताया था, ये वाला जो फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला मैंने नीचे लगाया, क्या, क्लोज्ड इंटीग्रल थ्री जेड स्क्वायर जो कि इसकी वैल्यू आई थी, देन माइनस में जीरो आयोटा प्लस डी जेड प्लस सी। सी क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट हमें लगाना होता है। अब देखो जीरो आयोटा से मतलब खत्म, थ्री कांस्टेंट था बाहर आ गया, जेड स्क्वायर का मतलब जेड क्यूब बाय थ्री प्लस सी। तो मेरे पास जो फंक्शन आया वो क्या आया, जेड क्यूब प्लस सी। मतलब जो मेरा एनालिटिकल फंक्शन मुझे रिक्वायर्ड था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या था, एफ जेड इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, v इज इक्वल्स टू थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। अच्छा, इसके लिए मैं आप लोगों को वो भी लिखवा देता हूँ जो इमेजिनरी के लिए भी यूज हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट के लिए भी आप लोग फॉर्मूला लिख लो, इस क्वेश्चन में आपके लिए काम आएगा। तो एक काम करते हैं ना, स्लाइड पर ही आ जाते हैं, इतनी क्या कंजूसी करनी, चलो स्लाइड पर आ जाते हैं। तो फॉर इमेजिनरी पार्ट लिख लो, फॉर इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एफ जेड इज इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रल फाइव वन, फिर से वही जेड कॉमा जीरो प्लस आता है यहाँ पर आयोटा फाइव टू जेड कॉमा जीरो डी जेड प्लस सी। याद रखना वहां पर क्या आता था, वहां पर आता था माइनस बीच में, यहाँ आता है पॉजिटिव, बस ये छोटा सा चेंज है, वहां गलती मत कराना, इसलिए मैंने ये भी लिखवा दिया है। किस चीज का था ये, मिलने थॉमसन मेथड, यहाँ लिखता हूँ, क्या, मिलने थॉमसन मेथड, मिलने थॉमसन मेथड। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब थोड़ा सा आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के ऊपर, किसके ऊपर, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, जो कि पेपर में आने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा हाई है। देखो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन क्या होता है कि कोई भी एफ जेड एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन मान लो जो डिफाइंड है किसी जेड के लिए और किसी कर्व पर, कर्व भी आपको गिवन होगा
जैसे क्वेश्चन से ही समझते हैं, क्वेश्चन से ही समझ आती है मैथ्स वाली को। हुआ क्या, थोड़ा पहले चेंज कर लेते हैं हमारा, ठीक है। अब मुझे वैल्यू निकालनी है 0 to 1 प्लस आयोटा के लिए। फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई डी जेड। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई डी जेड। अब दो कर्व मुझे दिए हुए हैं, एक y इज इक्वल्स टू एक्स और एक y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। याद रखना, जब कभी भी मैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास एफ जेड डी जेड जो होता है वो किसके इक्वल होता है। सबसे पहली बात, एफ जेड जो होता है किसके इक्वल होता है, यू प्लस आयोटा वी के। तो एफ जेड को रिप्लेस किसने किया, यू प्लस आयोटा वी ने। और जो जेड होता है मैंने बताया किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई के। तो जो डी जेड होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई के। तो वही सेम चीज डी जेड की इसने रिप्लेस कर दी यहाँ पर, किससे, डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई से। आई होप इतनी बात समझ आती होगी। अब थोड़ा कर्व पे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अब फिर से आते हैं चीजों पर। देखो, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 to 1 प्लस आयोटा के लिए एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई डी जेड अलॉन्ग किसके लिए, अलॉन्ग वाई इज इक्वल्स टू एक्स और अलॉन्ग वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए। अब अलॉन्ग वाई इज इक्वल्स टू एक्स में जब मैं इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो डी वाई डी एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब 0 to 1 प्लस आयोटा सेम रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई क्या है, जो मुझे फंक्शन पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो डी जेड किसके इक्वल है, डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई, जो मुझे फॉर्मूले से पहले भी पता था। अब मैंने क्या फाइंड आउट किया कि dx और dy आपस में इक्वल है, किससे, विद कर्व। कर्व से मुझे क्या पता लगा कि dy और dx आपस में इक्वल है। तो मैं क्या करूंगा, इनमें से एक काम करते हैं, dx को ही रख लेते हैं, y को हटा देते हैं। हुआ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई था, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स हो गया, चेंज होके, क्योंकि इक्वल थे दोनों। मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था y इज इक्वल्स टू एक्स, तो y की जगह मैंने क्या लिख लिया, x लिख लिया। और dx और dy भी आपस में इक्वल थे, तो dy की जगह मैंने dx लिख लिया। सिंपल। अब हुआ क्या, इन वाली टर्म में से dx आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा, 1 प्लस आयोटा। ये 1 प्लस आयोटा आ गया बाहर कॉमन। 0 to 1 अभी भी लिमिट क्या चल रही है, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स डी एक्स। तो जब मैंने इसका इंटीग्रेशन किया मुझे क्या मिला, एक्स स्क्वायर का मिला एक्स क्यूब बाई 3 और आयोटा एक्स का क्या मिला, थोड़ा इसे ऊपर कर लेते हैं, आयोटा एक्स का क्या मिला, आयोटा एक्स स्क्वायर बाई 2। और 0 to 1 मुझे लिमिट चल रही थी। 1 प्लस आयोटा अभी भी सेम है, जब मैंने इनका इंटीग्रेशन सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला, 1/3 प्लस आयोटा 1/2। तो आफ्टर सॉल्विंग ऑल ऑफ दीज वैल्यूज मुझे आंसर जो मिलता है एट लास्ट वो क्या मिला, 5 आयोटा -1/6। क्या मिला, 5 आयोटा -1/6। अच्छा, अब मैं इसके सेकंड पार्ट का हिंट दे देता हूँ, बाकी आप खुद सॉल्व करना, पेपर में भी आता है, बहुत आसान है। बस वो एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसमें पुट करनी होती है वैल्यू। अगला कर्व था y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। जब मैंने dy किया तो मुझे मिला dy, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करा तो 2x सामने और dx सेम। तो अब फिर से वही फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि वाई मेरा किसके इक्वल है बेटा, एक्स स्क्वायर के। और डी जेड की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, डी एक्स प्लस आयोटा 2x dx। क्यों, क्योंकि डी वाई की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 2x dx को यहाँ पुट कर रहा हूँ, ठीक है। 1 प्लस आयोटा कहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ से। मैंने जब dx कॉमन निकाला तो मेरे पास बचा क्या, नहीं, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, इस बार एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो मुझे क्या मिला, 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा आ गया बाहर, अंदर मुझे क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स क्यूब, ठीक है। सबको मिटा देते हैं वरना नोट्स में आप लोगों के लिए खराबी होगी। हाँ, अब ठीक है, मिट दा भाई, चल। हाँ, एक्स स्क्वायर, हाँ, प्लस आयोटा 2 आयोटा एक्स क्यूब। 1 प्लस आयोटा बाहर, इसका डिफ्रेंसिएशन किया एक्स क्यूब बाई क्यूब 3, इसका किया तो 2x⁴/4 आयोटा। सबको सॉल्व करा तो क्या मिला, -1 + 5 आयोटा/6। समझ आई बात। तो सिंपल सा होता है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, इतनी सोचने वाली कुछ बात होती नहीं है। ये क्वेश्चन आप खुद से करना और इसको रीड आउट कर सकते हो, मैंने आंसर इसमें लिखा हुआ है, इतनी कुछ बड़ी बात है नहीं। तो सेम वही फॉर्मूला लगता है बार बार, एफ जेड लगता है, डी जेड की जगह मुझे डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई पुट करना होता है, ठीक है, और एक्स प्लस आयोटा वाई की वैल्यू पुट करनी होती है। तो क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। अच्छा, नाउ कॉची इंटीग्रल थ्योरम और कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है। अब कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या कहती है, देखो दो अलग अलग चीजें, फॉर्मूला अलग है, थ्योरम अलग है। थ्योरम कहती है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड एनालिटिकल है किसी भी क्लोज्ड कर्व पर, क्या, कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड अगर एनालिटिकल है किसी भी सिंपल क्लोज कर्व पर, तो उस एफ जेड डी जेड की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी बेटा,
जीरो होगी, जो कि मैंने पूरी की पूरी यहाँ लिखी हुई है। इससे एक बार रीड आउट कर लो कि समझ आ जाएगा। इतनी सरल भाषा में इससे ज़्यादा कुछ और लिखा नहीं जा सकता था। अब अगर मैं कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला की बात करूँ तो फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, मैं अपना पर्सनल व्यू बताऊँ तो जब मैंने पेपर दिया था मैं भूल गया था इस फॉर्मूले को पेपर के दौरान। मैंने उससे पहले बहुत याद किया, बट लैक ऑफ प्रैक्टिस के वजह से मैं वहाँ पर इस फॉर्मूले को रिमेंबर ही नहीं कर पाया कि आगे था क्या। ठीक है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। अब कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला बोलता है कि अगर एफ जेड एक एनालिटिकल फंक्शन है किसी भी क्लोज कर्व सी पर, तो उसकी जो वैल्यू होगी एफ ए की क्या होगी, 1/2 पाई आयोटा क्लोज कर्व ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। याद रहेगा। अब इसी इक्वेशन को जब मैंने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या मिला, वैल्यूज बढ़ती चली गई। क्या, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए स्क्वायर हो गया डी जेड। अब होता क्या है, हम इस 2 पाई आयोटा को ना एफ ए के पास भेज देते हैं, तो जब इस एफ ए का भी विद रिस्पेक्ट टू ए होगा तो क्या हो जाएगा, एफ डैश ए। तो ऐसी वैल्यूज होती रहती हैं इसकी डिफ्रेंशिएशन। अभी क्वेश्चन से समझ आ जाएगा कि वो क्या रहा है। थोड़ा नीचे आते हैं, देखो। तो जितनी बार इसका डिफरेंशिएशन होता रहेगा वैल्यूज पुट डाउन होती रहेंगी। अब ये कुछ नोट आपको पता होना चाहिए। अगर मेरी मॉड जेड की वैल्यू आर के इक्वल है और मेरा सेंटर जो है वो 0,0 है, तो मेरा रेडियस आर होगा। और अगर मेरा सेंटर a,0 है और मेरा रेडियस आर है, तो मेरा जो z माइनस ए है ना वो आर के इक्वल होना चाहिए। मतलब ये कंडीशंस आपको दिखेंगी। जैसे देखो, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, ये तो क्वेश्चन है, बट ये जो कंडीशन है किसको मैच कर रही है, फर्स्ट वाली को। तो आपको पता होना चाहिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरा सेंटर क्या होता है और रेडियस क्या होता है। याद रहेंगी चीजें। तो ये 4 पॉइंट्स अगर आपको याद है, कौन से 4 पॉइंट बता देता हूँ। अगर ये 4 पॉइंट्स आपको याद है, तो अगर कोई भी कंडीशन आपको दिखती है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा उसके अकॉर्डिंग सेंटर क्या है और रेडियस क्या है। तो मैंने ये 4 पॉइंट नोट करके यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक बार इसको याद कर लेना और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए इनको अप्लाई करना, आंसर आपका बहुत आसानी से आ जाएगा। बाकी नोट्स में आपका सारा मैंने लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा इसे मिटा लेते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, z³ -6/3z-1 ठीक है। सबसे पहली चीज, किसी भी कॉची इंटीग्रल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आप लोगों को क्या लिखना है, जो न्यूमरेटर है उसको एफ जेड के इक्वल लिख लो। किसको, न्यूमरेटर को एफ जेड के इक्वल लिख लो। क्या मिला, z³ -6, ठीक है, जो मेरा न्यूमरेटर था। उसके बाद हुआ क्या, इसमें से 1/3 क्या आ गया, कॉमन आ गया। क्या आ गया, 1/3। 1/3 ही कॉमन क्यों है, मुझे क्या करना होता है, हमेशा इस z को अकेला छोड़ना होता है। क्या करना होता है, अकेला छोड़ना होता है। तो मुझे इनमें से वैल्यूज कॉमन ऐसी निकालनी होती है कि z सिंगल रह जाए। तो 3 जब मैंने 1/3 कॉमन निकाला तो इस आयोटा का क्या बन गया, आयोटा/3। ठीक है। अब 3z माइनस आयोटा किसके इक्वल होता है, 0 के। तो z की यहाँ से वैल्यू क्या आई, आयोटा/3। तो मॉड z क्या होगा, 1/3। ठीक है। अब 1/3 बाहर आ गया। इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है। अच्छा, इसको कॉमन निकालने का मोटिव क्या था, मोटिव बेटा सिर्फ सिंपल सा इतना था, मुझे पता है फॉर्मूले में मेरे पास होता क्या है, z माइनस ए होता है। इसलिए मैंने बोला कि z को हमेशा सिंगल रहने देना होता है। जैसे वहां पर मेरे पास था 3z, तो मुझे उस 3 ने थोड़ी दिक्कत दी, तो मैंने क्या करा, 3 को कॉमन निकाल लिया। ये a कुछ भी हो सकता है, 1/3 हुआ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बस इस z को मुझे सिंगल रखना होता है। इसके लिए मुझे वैल्यूज ऐसी कॉमन निकालनी होती है कि z मेरा सिंगल रह जाए। जैसे कि मैंने वहां से 3 कॉमन निकाला। देखो, अब यहां से मैंने 3 कॉमन निकाल लिया। मेरे पास इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या आई, आफ्टर सॉल्विंग ऑल ऑफ दिस, क्या, 2 पाई आयोटा एफ आयोटा/3। क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू क्या बची है यहाँ पर, z माइनस ए। तो ये पूरा क्या है, ए है, तो एफ आयोटा/3। तो उस पूरे फंक्शन में, मतलब फंक्शन क्या था, एफ जेड, z³ -6। जब मैंने उसमें आयोटा/3 की वैल्यू पुट डाउन करी तो मुझे आंसर क्या मिला, ये। बहुत ईजी होता है कॉची इंटीग्रल थ्योरम का क्वेश्चन। सिंपल सी चीज क्या है, ऊपर वाला मेरा एफ जेड होता है, नीचे वाला z-a होता है। क्वेश्चन के दौरान ये याद रखना है कि z हमेशा सिंगल होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या था कि z के साथ 3 था, 3 कॉमन निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई, 1/3 बाहर आ गया। अब 2 पाई आयोटा मेरे पास क्वेश्चन में पहले से होता है, तो जब किसी भी इस इंटीग्रल का इक्वल्स टू में क्या था, 2 पाई आयोटा था नहीं था, यही था ना। तो जब मैंने ऊपर वाले को एफ जेड मान लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि फॉर्मूले में भी यही था, ऊपर एफ जेड नीचे z-a। तो जब मैंने इसमें वैल्यूज पुट डाउन करी तो मुझे लास्ट में वैल्यू क्या मिलती है, -2 पाई आयोटा/3 आयोटा+6। तो इस चीज का खास ध्यान रखना। क्वेश्चन इसके बहुत सिंपल होते हैं, बस फंडा आपको क्लियर रखना है कि मुझे कहाँ पर z का कॉमन निकालना है, मेरे पास फॉर्मूला क्या था। बाकी मैथ्स बहुत ज्यादा आसान हो जाती है अगर आप कॉन्सेप्ट का ध्यान रखोगे। ये एक और क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया हुआ है, इसे एक बार गो थ्रू हो जाना, ठीक है।
कॉची रेजिड्यू एट पोल, ये यूनिट 2 के पार्ट्स हैं थोड़े से, ठीक है। कॉन्टोर इंटीग्रेशन भी, चलो इससे पहले टेलर सीरीज देख लेते हैं, चलो। तो अब टेलर सीरीज जो हम देख रहे थे वो देख लेते हैं। टेलर सीरीज बेसिकली होती क्या है, तो देखो, जब कभी भी किसी भी फंक्शन एफ जेड का, वो एफ जेड जो होता है अगर एनालिटिकल है किसी भी सर्कल सी के, है ना, तो जो सेंटर है वो किसके इक्वल होता है, जेड इज इक्वल टू ए के। तो उसको हम एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, तो सीरीज क्या होती है, टेलर सीरीज। वैसे तो यूनिट 1 में अगर देखा जाए तो एक टेलर सीरीज और एक मैक्लॉरिन सीरीज, दो टाइप की सीरीज मुझे दी हुई है। बट मैक्लॉरिन सीरीज हमें एज सच उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी टेलर सीरीज के ऊपर क्वेश्चन आता है। और रही बात यूनिट 2 में, तो यूनिट 2 में क्या आता है, लॉरेन सीरीज। सबसे पहले देख लेते हैं एक्सपेंशन होता कैसे लॉरेंस सीरीज ओ टेलर सीरीज के अंदर। तो इसका फॉर्मूला ही थोड़ा बहुत अजीब सा होता है, तो इसको याद करने में दिक्कत होती है, बाकी सॉल्व करना बहुत आसान है। एफ ए, देन उसी एफ ए का क्या करना होता है, डिफ्रेंसिएशन, मतलब एक बार तो एफ डैश ए, देन अगला करूंगा तो एफ डबल डैश ए, देन ऐसे ही करते करते एफ ट्रिपल डैश ही हो जाता है, ठीक है। अब साथ साथ जेड माइनस ए अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर जेड माइनस ए का जब मैं स्क्वायर कर दूंगा जितनी पावर उतना नीचे फैक्टोरियल, तो अगला टर्म क्या होगा, अगला टर्म होगा जेड माइनस ए की पावर 3/3 फैक्टोरियल और एफ ट्रिपल डैश ए। याद रहेंगी चीजें। तो जितनी बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ये फॉर्मूला याद तो चला जाएगा। इतना कुछ खास फॉर्मूला नहीं है, बट होता क्या है, हम रट्टा मारने की कोशिश करते हैं इसलिए याद नहीं होता। अब होता क्या है, जैसे देखो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सपेंड 1/z+1 अबाउट z इज इक्वल टू 1 इन टेलर सीरीज। स्पेसिफिकली उसने बता दिया कि टेलर सीरीज से इसको सॉल्व करो। एफ जेड क्या है, 1/z+1। जब मैंने इसके अंदर f1 डाला तो मुझे क्या मिला, 1/1+1 दैट इज 1/2। अच्छा, अब एफ डैश जेड, मतलब एफ डैश जेड क्यों निकाला भैया, क्योंकि मुझे एफ डैश ए की वैल्यू पुट करनी है, तो उसके लिए मुझे फंक्शन भी तो पता होना चाहिए ना एफ डैश जेड का। तो मैंने इसका डेरिवेटिव किया 1/z+1 का, तो मुझे क्या मिला, -1/z+1 का होल स्क्वायर। अब इस एफ डैश जेड का मैंने क्या करा, तब मुझे क्या मिला, एफ डबल डैश जेड, तो 2/z+1 का होल क्यूब। अगली बार किया तो मुझे क्या मिला, -6/z+1 की पावर 4। जैसे जैसे मेरे पास फंक्शन मिलते गए मैंने उनमें 1 की वैल्यू पुट करता चला गया। 1 ही क्यों, क्योंकि मुझे z इज इक्वल टू 1 पे ही वैल्यू चाहिए थी। तो मैंने 1/4 आया माइनस का, 1/4 आया प्लस का, देन एफ ट्रिपल डैश 1 की वैल्यू क्या आई, -3/8। अब मुझे सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं। अच्छा, मेरा मोटिव सिर्फ एफ डैश जेड, एफ डबल डैश जेड, एफ ट्रिपल डैश जेड इसलिए निकाल रहा था क्योंकि बाद में मैं उन्हीं फंक्शंस में वैल्यूज पुट करके क्या फाइंड कर रहा था, कभी मुझे क्या मिल रहा है, एफ डैश 1 की वैल्यू, एफ डबल डैश 1 की वैल्यू, एफ ट्रिपल डैश 1 की वैल्यू। फिर जब इन सारी वैल्यूज की मुझे पता लग गई वैल्यूज, तो मैंने करा क्या, उसको पुट डाउन कर लिया इस फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या था, एफ जेड इज इक्वल्स टू F1 z-1, क्योंकि a मेरा क्या है, 1 है, क्योंकि z इज इक्वल्स टू a मैंने बताया था ना अभी फॉर्मूले में, अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डैश 1 z-1 का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, फॉर्मूले में ही था। एफ डबल डैश 1 की वैल्यू में फाइंड कर चुका हूँ, z-1 का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और एफ ट्रिपल डैश 1 की भी वैल्यू मुझे पता है। अब कुछ नहीं, सिंपली मैंने वैल्यूज पुट करी एफ डैश 1 की, z-1 रहा, एफ डैश 1 की वैल्यू -1/4 थी, z-1 का होल स्क्वायर ऐसे ही रहा, 1/8 क्या वैल्यू थी किसकी, एफ डबल डैश 1 की। उसके बाद ये 2 क्या थी, तो वैल्यू 1/4, बट जो 2 फैक्टोरियल था वो कितना होता, 2, तो 1/2 इज 1/8, तो ये यहाँ से क्या आ गया, 1/8। फिर जब सारी वैल्यूज पुट डाउन करी तो मेरे पास जो लास्ट में एक्सपेंशन आया उससे मैंने किया क्या, 1/2 कॉमन निकाल लिया। अच्छा, इससे आगे मुझे सॉल्व नहीं करना होता, मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना लास्ट में फाइनल फाइनल थिंग, ये वाली, इसके आगे सॉल्व नहीं करना होता, आप इसको ऐसे डैश डैश आगे छोड़ सकते हो, क्योंकि एक फाइनाइट आंसर नहीं आता इसमें, इनफाइनाइट ही आंसर आता है। तो इसको स्पेसिफिकली आप नहीं बता सकते कि इतने पॉइंट तक ही ये सीरीज चलेगी, तो इसको हम इनफाइनाइट ही ऐसे छोड़ देते हैं। अब मेरी तरफ से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे को लगे थे कि यूनिट 1 में से इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ मैंने कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को करनी चाहिए थी। तो मेरी तरफ से पोलर फॉर्म, पावर्स एंड रूट्स, ठीक है, सीआर इक्वेशन, एनालिटिकल फंक्शन, मैंने उसमें मिलने थॉमसन मेथड भी करवा दिया कि एक बार को यू दिया हुआ है, वी गायब है, वी दिया हुआ है, यू गायब है, तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए भी क्वेश्चन सॉल्व करना। डी मोवियर्स के ऊपर भी चीज़ें आ जाती हैं, और एक बार जो सिंगुलैरिटीज और जीरो वाला पार्ट मैंने बताया ना आपको रीड आउट करने के लिए, वो इसे एक बार रीड आउट कर लेना। टेलर सीरीज का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसका फॉर्मूला याद जरूर रखना, मेथड जो है वो हमेशा यही होता है, ठीक है, कि एफ डैश जेड निकालो, एफ डबल डैश जेड निकालो, एफ ट्रिपल डैश जेड निकालो।
फिर जितने फंक्शन आते जा रहे हैं उनमें वैल्यूज पुट करते जाओ। जैसे इसने z इज इक्वल्स टू 1 दे दिया, क्या पता आपको z इज इक्वल्स टू 3 दे दे, तो उसी फंक्शन में 3 पुट करते चले जाना, जो वैल्यूज मिलेंगी वो लाके टेलर सीरीज में पुट डाउन कर देना। कॉची इंटीग्रल थ्योरम पढ़ाया, ठीक है, कि उस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है 2 पाई आयोटा और एफ जेड। तो इस चीज का भी खास ध्यान रखना, ठीक है, कि आंसर गलत ना है, इन्हीं चीज के ऊपर क्वेश्चन आता है। बेसिकली अगर बात करें सबसे ज्यादा क्वेश्चन टेलर सीरीज और कॉची इंटीग्रल थ्योरम से जरूर आता है, मतलब ये पक्के क्वेश्चन जो आते आते हैं। कभी कभार एनालिटिकल 1 मार्क जो होते हैं ना फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी वाले, उनमें जरूर पूछा जाता है, ठीक है, उनमें पावर्स एंड रूट्स भी पूछ लिया जाता है। तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे अकॉर्डिंग टू यूनिट 1 वो मैंने सारे करवा दिए। यूनिट 2 में लॉरेंस सीरीज की बात करेंगे जो कि पेपर में आता है। सो आई होप सारी बातें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर दिस सेशन।